Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट हमारे लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 मैटर स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने पहला टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया था, दैट वाज चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, या इसको फेज ट्रांजिशन कहा था। आज हमारा लेक्चर बेसिकली फेज ट्रांजिशन, और फेज ट्रांजिशन खुद होती क्यों है, इसकी रीजन क्या है, और इसमें जो पहली जो फेज ट्रांजिशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है मेल्टिंग, उसको हमने स्टडी करना है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का। दैट इज द टॉपिक इज नोन एज फेज ट्रांजिशन। देखिए हमने फेज ट्रांजिशन को लास्ट लेक्चर में भी प्रिसाइजली पढ़ा था, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको देख के फिर हम आगे इसके रीजन देखेंगे। फेज ट्रांजिशन बेसिकली एक फिजिकल फिनोमेना है जिसमें एक मैटर जो है फिजिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। लेकिन इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जब फेज ट्रांजिशन होती है ना, तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगी, केमिकल कंपोजिशन एज इट इज रहेगा, बाकी फिजिकली वो क्या हो जाती है, चेंज होती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा इसको, हम डिफाइन करेंगे इसको, द प्रोसेस इन विच one state of matter। अब इसमें वन स्टेट ऑफ मैटर का क्या मतलब है बेटा, इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ऑफ मैटर is convert into another state of matter, अब another state of matter में भी वही होगा, सॉलिड या लिक्विड या गैस, without changing the chemical composition of a substance is to be known as phase ट्रांजिशन, या इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। ठीक है, इसको हमने पहले भी डिफाइन किया था, इसको मैं एक तरह दोबारा से मैंने लिखा है। क्या है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्टेट वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकती है, ये तीनों जो है स्टेट में चेंज आती है, बेसिकली तीनों स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आती है। तो एक स्टेट ऑफ मैटर फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो दूसरे स्टेट ऑफ मैटर फॉर एग्जांपल लिक्विड है, तो उसमें कन्वर्जन होगा। या मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेट ऑफ मैटर गैस है, दूसरा फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो एक गैस से सॉलिड में भी जा सकता है, सॉलिड से गैस में भी जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेज ट्रांजिशन, मतलब फेज ट्रांजिशन क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ बेटा। इसमें कि फेज ट्रांजिशन अकर्स होती है ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करें या प्रेशर को चेंज करें या कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करें। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करे, जो क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है द बैलेंस बिटवीन द इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ना बेटा, लेट्स सपोज कि वी हैव अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बना हुआ है, ये पार्टिकल्स क्या होता है बेटा, क्लोज पैक्ड होता है। अब आप ये सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर इस तरह से अरेंज होगा पार्टिकल्स, और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, और ये क्या करता है, क्लोज पैकिंग बनाती है। अगर हम इस सॉलिड को हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया,
इस सॉलिड स्टेट को हमने हीट किया। अब आपने क्या किया है, हीट किया है। यहां पे अगर आप जरा गौर से देखें ना, तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है, ये क्या होती है बेटा, बैलेंस्ड होता है और एक स्टेबल स्टेट में होता है। लेकिन जब आप इसको हीट करेंगे और आप हीट को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हीट बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, इन पार्टिकल्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, उनकी इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे इस पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही होती है। अब इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है, और इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम अभी पढ़ेंगे इसको, लेकिन दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगी, ये जो सॉलिड पार्टिकल है, एक वक्त आएगा कि वो अपने पोजीशन को छोड़ देगा, अपने पोजीशन को वो क्या करेगा, जिस फिक्स पोजीशन के ऊपर वो थी, वो पोजीशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा बेटा, एक और स्टेबल स्टेट आ जाएगी। उस स्टेबल स्टेट को कहा जाता है क्या, लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि दिस इज द लिक्विड स्टेट। इस लिक्विड स्टेट में क्लोज्ड पैकिंग नहीं होगी सॉलिड की तरह, ठीक है, थोड़ा सा पार्टिकल्स दूर दूर होंगे थोड़ा सा। और इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होती है, लेकिन वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ऑल दो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बट स्टिल नो दे आर इन द स्टेबल स्टेट। ये भी एक स्टेबल स्टेट में होगा, क्योंकि पहले एक बैलेंस थी बेटा, किसके दरमियान बैलेंस थी, इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एक बैलेंस थी। वो बैलेंस डिस्टर्ब किया आपने हीटिंग करने पे, वो हीट करने पे डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बाद जब वो एक और स्टेट में जाएगा, दैट इज द लिक्विड स्टेट, उस स्टेट में जाने के बाद अगेन वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है बेटा, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। दिस इज बेसिकली द फेज ट्रांजिशन। और इस फेज ट्रांजिशन में आपने ये चीज याद रखनी है, एक तो फेज ट्रांजिशन खुद होती क्यों है, क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में जो बैलेंस थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। जब ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा बेटा, वो एक अपने एक स्टेबल स्टेट से वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि आपने इसको हीट दिया, तो वो फिर एक और स्टेबल स्टेट में जाने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर देगा, मतलब सॉलिड से दूसरे जो है फेज में लेके गया, दैट इज द लिक्विड फेज या लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, जब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ना, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस होना है किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे होना है। अभी हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे होने की वजह से देखिए इसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और पहले जो पोटेंशियल एनर्जी की प्रोफाइल थी और अब पोटेंशियल एनर्जी की जो प्रोफाइल होगी लिक्विड स्टेट में जाने के बाद, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो इस वजह से क्या होती है बेटा, फेज ट्रांजिशन होती है। आगे मैंने एक और लाइन लिखी हुई है, उसको भी जरा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन क्या होगा बेटा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये जो मैंने बात की आपको, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है, जो कि हमने कहा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाएगी। अगर तो ये प्रोसेस क्या है, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस मेल्टिंग है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना बेटा पार्टिकल्स के दरमियान, वो बढ़ गई है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आगे यहाँ पे मैंने बात की हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सिग्निफिकेंटली चेंज होगा। दिस शिफ्ट इन द पोटेंशियल एनर्जी कॉज the overcoming or the generation of interparticle forces during phase transition। देखिए यही बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ना, वो फेज ट्रांजिशन करवाती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल दिया हुआ, यही मैंने क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है अभी, तो इसी को बेसिकली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई एक फेज से दूसरे फेज में क्यों जाती है, क्योंकि टेम्परेचर देने से या टेम्परेचर कम करने से बेसिकली क्या होती है, उस पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और दूसरा उसकी
इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है। और इंटरनल एनर्जी में चेंज आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाती है ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है उसकी, या टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि हेयर द change in the state of the metal occur due to two factors. These are basically one of them is क्या है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में इंबैलेंस की वजह से, और दूसरा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज आने की वजह से होती है। अब हमने लास्ट लेक्चर में एक फ्लो चार्ट डायग्राम भी बनाई थी बेटा, अगर आपको याद हो। उस फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर मैंने आपको तमाम के तमाम फेज ट्रांजिशन के अंदर जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे वो मैंने आपको बताया था। आज हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें पहला हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, दिस इज मेल्टिंग। ठीक है, सो व्हाट इज मेल्टिंग बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, लिक्विड में, बट एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो लिक्विड जो है फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, मेल्टिंग। सो द प्रोसेस इन विच in which solid is converted into liquid at its melting point. Melting point is called क्या है बेटा, मेल्टिंग। इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। अब यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी मेल्टिंग वाले फिनोमेना के लिए, अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझा दूं तो ये आप लोगों ने याद रखनी है बेटा। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है या एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ सॉलिड्स है। ठीक है, लेट अज्यूम कि आई हैव अ बीकर व्हिच कंटेनिंग सम सॉलिड्स that has a very close packing of the particles। ठीक है, इनमें वेरी क्लोज पैकिंग होगी और ये इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारा सॉलिड मौजूद है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ एनी बंसन बर्नर या विद द हेल्प ऑफ एनी फ्लेम, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने सिंपल हीट किया। ठीक है, मैंने इसको क्या किया बेटा, हीट किया। अब आपने पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। जब मैं इसको हीट करूंगा तो होता क्या है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं साथ में आपको समझाता हूं। ठीक है, बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग अ हीट एनर्जी। अब आप इसकी प्रोसेस को जरा समझे यहाँ पे, या इसकी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे अगर हेडिंग बनाओ इसके लिए, तो ये एक्सप्लेनेशन होगा इसके लिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, हम जब किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट में किसी भी सॉलिड को नहीं, हर सॉलिड तो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, कुछ ऐसे भी है जो डायरेक्ट गैस में भी जाता है। बहरहाल यहाँ पे हमारी जो कंसर्न है वो बेसिकली सॉलिड इनटू लिक्विड है। तो एक थ्योरी है बेटा, दैट इज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड। देखिए ये जो थ्योरी है ना बेटा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं बेटा, ये थ्योरी क्या कहती है, इन अ सॉलिड the particles are tightly packed in a stable well ordered state and are vibrate in fixed position। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड के फॉर एग्जांपल एटम्स है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहती है कि सॉलिड के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है ना बेटा, दीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब जिनसे मिलकर ये सॉलिड बना हुआ है। होता क्या है बेटा, देखिए जरा, किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होती है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती है, मतलब टाइटली पैक्ड होती है इन अ स्टेबल। ठीक है, और जाहिर बात है वो स्टेबल फॉर्म में होगा एंड वेल ऑर्डर्ड स्टेट। और किस हालत में होगा बेटा, वेल ऑर्डर्ड स्टेट, मतलब तरतीब में होगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर यही सॉलिड है,
ठीक है, लेट सपोज यही सॉलिड है और ये कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पार्टिकल है। तो इन पार्टिकल्स के अंदर तरतीब होगा, लेट एज्यूम कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ए और बी है, तो इनके दरमियान क्या होगा, एक ऑर्डर होगा ए बी ए बी ए। अब अगर इसी के नीचे और ऊपर भी अगर पार्टिकल्स होंगे तो वो कैसे होगा बेटा, ये इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा जरा इस तरह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है तो बी आ जाएगा, यहाँ पे बी है तो ए आ जाएगा, यहाँ पे ए है तो बी, फिर ए, फिर बी। अब आप जरा गौर से देखें तो इसमें एक तरतीब आ रही है ना, वेल ऑर्डर है, एक पैटर्न आ रहा है, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से ये अरेंज होता है। बताने का मतलब ये है, और वाइब्रेट करता है इन अ फिक्स पोजीशन, वो अपने फिक्स पोजीशन के ऊपर ही क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। और ये वाइब्रेशन क्यों करता है बेटा, ये वाइब्रेशन इसलिए करता है क्योंकि इनके पास कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी में, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी होती है बेटा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये क्या करता है, अपने फिक्स पोजीशन के ऊपर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेशन मींस क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होगा। फॉर एग्जांपल ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन के ऊपर बार बार वो क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रही होगी, वाइब्रेशन कर रहा होता है। ठीक है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल अरेंज होंगे इस तरह से, और इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा बेटा, इन पार्टिकल्स के दरमियान में जो पैकिंग होगी वो बहुत टाइटली होंगे, और इन पार्टिकल्स की क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। ये सपोज तो ये वाइब्रेशनल मोशन हो रही है। अगला पॉइंट कहता है कि व्हेन एनर्जी इज एडेड टू द सॉलिड, जब हम इस सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जब इन सॉलिड को क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले इट कॉज द पार्टिकल टू वाइब्रेट मोर स्ट्रांगली। अब इस पॉइंट को समझना है। देखिए, जब आप हीट करेंगे तो ये पार्टिकल वाइब्रेट तो कर रही थी, अपनी एक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन कर रही थी, लेकिन अब उसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, मोर स्ट्रांगली। क्यों, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी उसकी अपनी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी थी, वो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की जो थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन जब आपने इसको हीट दिया तो आपने क्या कर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया, उसको बढ़ा दिया। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन इतना बढ़ेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपने फिक्स पोजीशन से स्लिप हो जाएगा, फिक्स पोजीशन से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, जो ही टेम्परेचर कहां पे आएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, देन इट इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इंक्रीज क्यों करेगा पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए करेगा क्योंकि अब यहाँ पे आपको जो नजर आ रही है क्लोज पैकिंग थी, अब वो क्लोज पैकिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पे आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से डिस्टेंस पे आ जाएगा, इस तरह से। अब ऑल दो डिस्टेंस पे तो है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी भी है इनके दरमियान, इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी भी मौजूद है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आने की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या ड्यू टू इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, वीकेंड कर देगा। इसको कॉमन की बात देखिए, पोटेंशियल एनर्जी वीकेंड, वीकेंड का मतलब क्या है, मतलब उसको कमजोर कर देगा। किसको, द फोर्सेस दैट होल्ड्स द पार्टिकल इन द प्लेस विदाउट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, हमने भी कहा कि उनकी वाइब्रेशन बहुत तेजी के साथ हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद क्या हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। When the energy is strong enough, जब एनर्जी इतना सफिशिएंट हो जाएगा to overcome the forces holding the particle in the place, the solid melts into the liquid। इस बात मैंने आपको बता दिया कि जब वो सफिशिएंट हो जाएगा या उस इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड स्टेट में थी उसको क्या करेगा, ओवरकम करेगा, या उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगी जो एनर्जी हम दे रहे हैं बाहर से, या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बाहर से ज्यादा देर जब बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो फिर हम क्या कहेंगे बेटा, फिर क्या कहेंगे कि जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये पार्टिकल्स फ्रीली क्या कर सकता है,
मूव भी कर सकता है। ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होता हुआ मूव करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? मेल्टिंग कहा जाता है। एक पॉइंट आखिरी आपने याद रखनी है कि मेल्टिंग प्रोसेस जो है ना, किसी भी प्योर सब्सटेंस का शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे क्या करेगा, सारे के सारे एटम एक साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा पहले कुछ एटम जो है वो लिक्विड स्टेट में गया, फिर बाकी इस तरह से कंप्लीट करते हुए, मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर एग्जैक्ट टेम्परेचर है, लेट्स सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 है, तो वो एग्जैक्ट 50 डिग्री सेल्सियस में क्या करेगा, अपने आप को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो इस पॉइंट को भी जरा लिख के रखते हैं, इस पॉइंट को भी लिख के रखते हैं। क्या है बेटा? द प्योर सॉलिड हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज, क्या है बेटा? मेल्टिंग। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? एक तो फेज ट्रांजिशन क्या होती है, और फेज ट्रांजिशन में कौन कौन सी जो है प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उसको हमने डिस्कस किया। और इसके बाद रीजन डिस्कस किया बेटा कि भाई एक फेज ट्रांजिशन क्यों होती है। और इसके बाद फिर हमने फेज ट्रांजिशन में पहला फेज ट्रांजिशन पढ़ा, दैट इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जी। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। किसी भी बच्चे के कोई सवाल हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन किया करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर हम सॉल्व करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।